दिया है धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। क्या चाहिए होता है? समपूर्णांक किसके रूप का? 2q के रूप का। और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का। विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये 2q का फॉर्म का समपूर्णांक होता है और विषम पूर्णांक कैसे 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है। अगर हम q के जगह पर q इक्वल टू 1 2 3 रखे, 2 के जगह q के जगह पर 1 2 3 4 डैश डैश हम लोग कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसको चेक करते हैं। 2 इंटू 1 कितना देगा? ये 2। 2 इंटू 2 कितना देगा? 4। 2 इंटू 3 कितना देगा? 6। 2 इंटू 4 कितना देगा? 8 देगा। अब 8 ये दे रहा है, यानी कि ये सम संख्या दे रहा है। अब यहाँ पे 1 रखिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 ये कितना देगा? 3 देगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 ये कितना देगा? 5 देगा। 2 इंटू 3 प्लस 1 ये कितना देगा? 7 देगा। यानी कि हम लोग रखते जाएंगे तो ये क्या देगा? विषम पूर्णांक देगा। क्या देगा? ये विषम पूर्णांक देगा। हम लोगों को समझ में आ गया कि ये सम पूर्णांक कैसे है, ये विषम पूर्णांक कैसे दे रहा है। हम लोग आराम से अच्छे से जान लिए। तो सम पूर्णांक हम एक्चुअली ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल हो, कोई भी संख्या 2 का गुणनखंड हो, कोई भी संख्या, यहां पे नोट कर लीजिएगा, नोट, कोई भी संख्या 2 का गुणनखंड हो तो वह संख्या सम है। क्या है? सम है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो जो 2 का गुणनखंड नहीं है वो क्या कहलाएगा? आपका विषम संख्या कहलाएगा या विषम पूर्णांक कहलाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब यहां पे कह रहा है ये 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। तो अगर हम इसको 2q प्लस 1 को एक चीज ऐसे देखिए, 2q प्लस 1 अगर हम भाग देते थे किसी भी संख्या में, इसको a मानते थे, इसको b मानते थे, इसको q मानते थे और इसको r मानते थे या नहीं? मानते थे। तो r जब, तो हम क्या करते थे, ये बीच वाला टर्म क्या होता था? b इंटू क्यू। यहाँ पे a इक्वल्स टू होता था b और q से मल्टीप्लाई होता था प्लस r होता था। यही तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यही हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ये जो है, ये जो आपको b जो दिख रहा है, इसके जगह पे यहाँ पे 2q प्लस 1 है। क्या है? यहाँ पे लिखिए a बराबर 2, यहाँ पे दिया है q प्लस 1, यहाँ पे दिया है इसमें विषम में, और इसके जगह पे क्या दिया है? 2q यहाँ पे दिया है। तो अगर हम 2 के जगह b के जगह पर क्या लिखे हैं? 2। अगर a बराबर यहाँ पे एक चीज और लिखे 2 इंटू q के जगह पर q लिखिए प्लस 0, r के जगह पर अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, यानी कि इसको अगर लिखिएगा तो 2 और यहाँ पे a और यहाँ पे क्या लिखिए? q और यहाँ पे क्या लिखिए? 0। यहां तक तो समझ में आ गया कि b के जगह पर क्या लिखा है? 2। और एक चीज हम और भी जानते हैं यहां से कि जब b भी हो, जब जो ये b है तो r का जो मान होता है, r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा होता है। r का मान b से हमेशा क्या होता है? ये छोटा होता है। अगर यहाँ पे 2 है तो r का मान या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। इसके पहले वाला लेक्चर में, इसके पहले वाला जो क्लास हम लिए हैं उसमें हम लोग पढ़ा दिए हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, अगर 5 इंटू, अगर यहाँ पे 6 करें
अगर 6 करें तो r का वैल्यू जो होगा इससे कम होगा, यानी कि r का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4। 5 तो कभी आएगा ही नहीं। इतना वैल्यू हो जाएगा r का, यानी कि शेषफल इतना ही बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल इतना ही बचेगा। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि शेष इतना बचेगा। तो ये b की जगह पर क्या दिया है? 2q। अब हम यहां से इसी फॉर्मूला को हम अब अप्लाई यहां करते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। कि कैसे माने? क्यों? क्योंकि ये 2 जो है ये b दिया है। क्या है? b दिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग मान लेते हैं। अब मानना कैसे है, ये भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो 2 है यहाँ पे b लिखा है। b की जगह पर क्या लिख रहा है? यहाँ पे 2 लिख रहा है। तो जब 2 है तो r का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, या तो 0 निकलेगा, नहीं तो 1 निकलेगा। दो चीज है। तो हम लोग को तो यहाँ से हम लोग को ये सोच में आ गया तो कि r का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। और b की जगह पर क्योंकि 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कैसे इसको मानना है? यहाँ पे मानना कैसे है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक 2q +1 के रूप में दिया है। तो सम और विषम दोनों दिया है, तो इसमें पूर्णांक जो है कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? पूर्णांक इसमें भी आ रहा है, पूर्णांक इसमें भी आ रहा है। दोनों संख्या में पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे धनात्मक भी आ रहा है और यहाँ पे धनात्मक भी आ रहा है। तो धनात्मक हम लोग मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक डायरेक्ट लिखिए, सम नहीं लिखिएगा, नहीं विषम लिखिएगा। पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। समझ में आ गया? अब यहां से b बराबर कितना होगा? यहाँ पे 2, और b बराबर कितना है? यहाँ पे 2 है, और b बराबर कितना है? 2 है। हम लोग तो इतना मान लिए। अब कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, जब यहां तक हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम लोग यहां से प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a = bq + r, और क्या है? 0 r b। ये हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये क्या है? हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब या तो 0 आएगा r का वैल्यू, तो यहाँ पे b जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है? 0। अब इस पे हम लोग बैठा देते हैं। क्या करते हैं? बैठाते हैं। अब a को हम लोग मान लिए हैं धनात्मक पूर्णांक, तो a की जगह पे a ही रहेगा। b के जगह पर क्या है? 2 है, तो 2 यहाँ पे रहेगा। q के जगह पर q है, प्लस r जो है, r की जगह पर क्या हो सकता है? यहाँ पे r के जगह पर अगर हम यहां से मान ले कि r के जगह पर क्या हो सकता है, तो r के जगह पर यहाँ पे तो b है, ये 0 <= r और <2। यहां से इस पे उठाइए, या तो 0 के बराबर होगा और 2 से कम होगा, या तो 0 से बराबर होगा, नहीं तो 2 से कम होगा। r का वैल्यू यहाँ पे, r का वैल्यू क्या निकलेगा? या तो 0 निकलेगा, नहीं तो 1 निकलेगा, क्योंकि 2 से तो हमेशा छोटा होगा r का वैल्यू। तब यहां से क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहां से r का, यहां से लिखेंगे अब r का वैल्यू कितना बैठाइए? यहाँ पे 1, जो 0 है यहाँ पे बैठा दीजिए। क्या कीजिए? यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे? a = 2q, इतना आ गया। ये आ गया, ये क्या है? ये सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक है। क्या है? अब क्यों सम पूर्णांक है? क्योंकि
दो का गुणनखंड है, क्योंकि दो का गुणनखंड है। यहां पे दो दिख रहा है, यहां पे ये दो दिख रहा है और क्यू दिख रहा है, तो दो इसमें गुणनखंड है, इसलिए क्या है, एक सम संख्या है। अब एक का वैल्यू यहाँ पे, अभी दो है यहाँ पे तो टू, क्यू है तो क्यू प्लस, यहाँ पे अब वन बैठाइए, क्या वन, तो यहाँ पे अब आ गया टू क्यू प्लस वन। अब यहाँ पे क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक क्या है, ये विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्यों है कि विषम पूर्णांक है, क्योंकि क्योंकि दो का गुणनखंड नहीं है, दो का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहां पे तो है लेकिन प्लस में यहां पे वन आ गया है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहां से टू क्यू एक समपूर्णांक है और टू क्यू प्लस वन एक विषम पूर्णांक। प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका है प्रूफ करने का, और ये टोटल आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। आप लोगों को केवल इतना ही आप लोगों को नोट करना है। कहां से कहां तक नोट करना है आप लोगों को, इधर से इतना छोड़ देना, ये समझाने के लिए हम ये रफ, क्या है, रफ है, समझाने के लिए आपको बताया। ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया है, इस यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको बहुत अच्छा से सजा के आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए उदाहरण संख्या 3 हम देखते हैं, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे ये क्या दिया है, 4q प्लस 1, यहाँ पे 4q प्लस 1 और यहाँ पे दिया है 4q प्लस 3 दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखिए, भागा के फॉर्म में। यहाँ पे a लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे 4 लिखिए और यहाँ पे q लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए, और ये भी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा q और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो 4 ये लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि r का जो वैल्यू होगा, यहाँ 4 है, r का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 4 से कम होगा। r का जब वैल्यू हमारा निकल गया तो आसानी से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग b मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमेशा b मानेंगे। क्यों b मानेंगे, अभी आप लोगों को समझा दिए क्यों हम लोग b मानते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब क्या इसको मानना है, दोनों बीच में पूर्णांक कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों विषम पूर्णांक कर रहा है। तो चेक भी कर सकते हैं हम लोग, 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक है कि नहीं, तो 4q की जगह पर 1 प्लस 1 कितना देगा 5। अगर 2 रखिएगा प्लस 1 कीजिएगा तो 4 2 8 1 9 हो जाएगा। ये क्या दे रहा है, विषम पूर्णांक दे रहा है। क्या दे रहा है, विषम दे रहा है। यहाँ पे 3 अगर 4q प्लस 3, q की जगह पर 1 रखिए प्लस 3 कितना, 4 इंटू 1 4, 7 देगा। 4 इंटू 2 प्लस 3 4 8 3 3 11, ये भी क्या देगा, विषम ही देगा। ये दोनों विषम दे रहा है, यहाँ समझ में आ गया, ये दोनों विषम दे रहा है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए क्या, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a
माना कि एक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक ए है। ए को मान लेंगे हम लोग विषम पूर्णांक, ठीक है। और बी बराबर, और यहां पे कर लेंगे, और यहां पे कर लेंगे बी इक्वल्स टू 4। यहां पे क्या है, 4 दे दिया है। बी मान लेंगे हम लोग 4, कोई दिक्कत। अब ये हम लोग यहां से अप्लाई करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, यानी कि आर का वैल्यू बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, ये वाला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाला कंडीशन हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करें, अगर हम यहाँ पे इसके जगह पर हम लिखे 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन क्या 4, बी की जगह पर क्या लिखे 4, तो आर का वैल्यू हमारा क्या देगा, या तो 0 के बराबर देगा, और 4 से क्या देगा, ये छोटा देगा, 4 से क्या देगा, ये छोटा देगा। तो हमारा यार आर क्या होगा, आर का वैल्यू कितना निकलेगा, या तो 0 निकलेगा, 4 से छोटा निकलेगा, 1 होगा, 2 होगा, और 3। यहां से तो हम लोग को आर का वैल्यू निकल गया, आर का वैल्यू निकल गया, समझ में आ रहा है, ये निकल गया आर का वैल्यू। अब चलिए हम लोग इस पे बैठा देते हैं, बारी बारी से, एक बार 0 बैठा दीजिए आर की जगह पर, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 बैठा दीजिए। अब यहां पे आर बराबर 1, आर बराबर 1, या ऐसे, या आर बराबर 0 रखिए, पहले आर बराबर 0 रखने पर, लिख लीजिए, रखने पर, तो क्या हो जाएगा, इस पे आर के वैल्यू 0 रखिएगा, तो a इक्वल्स टू बी के जगह पर क्या लिखिएगा, बी के जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 लिखिए, q के जगह पर कुछ नहीं है, r के जगह पर 0 लिखिए, तो ये क्या देगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 4q, क्या देगा ये 4q देगा, तो 4q ये क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। क्यों सम पूर्णांक हो जाएगा, ये क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 का गुणनखंड है, ठीक है, ये हो गया सम पूर्णांक। दूसरा, अब यहाँ पे 1 रखिए, r बराबर 1, r बराबर 1 रखिएगा, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 हो जाएगा, तो ये देगा आपका विषम पूर्णांक। क्यों, क्योंकि 2 का गुणनखंड ये नहीं है। अब r बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2, ये भी क्या देगा, सम पूर्णांक देगा, क्या देगा, सम पूर्णांक देगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब एक बार 3 रख लेंगे, r इक्वल्स टू 3, क्या रखेंगे, r इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4q प्लस 3, यहां से आ गया ये, तो ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक, क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो हम लोग क्या माने हैं कि a एक विषम पूर्णांक माने हैं, क्या माने हैं यहाँ पे, a एक विषम पूर्णांक माने हैं, क्या माने यहाँ पे, a एक विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे विषम भी आ रहा है, यहाँ पे ये जो है समपूर्णांक भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, तो हमको ये जो विषम पूर्णांक आ रहा है वो 2 गो आ रहा है, यहां क्या लिखेंगे, अब सम पूर्णांक a, या ऐसे लिखिए, यहां सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कौन कौन है, 4q और 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 है, और
और विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम पूर्णांक है। अप्रूव में आ गया, यही तो पूछ रहा था। 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यहां पे लिखेंगे 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम पूर्णांक। क्या है? विषम पूर्णांक है, ये लिख लेंगे। अब कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक मिठाई विक्रेता के पास 400 पीस काजू की बर्फियां है। कितना है? 420 काजू की बर्फी, काजू की बर्फियां, और 130 बादाम की बर्फियां। 130 क्या है? बादाम की बर्फी है, और 420 क्या है? काजू की बर्फी है। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है? यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दिया क्या, क्या क्या हम करेंगे? दिया क्या। यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया क्या है? काजू बर्फियों की संख्या कितना दिया है? यहां पे लिखेंगे काजू बर्फियों की संख्या बराबर कितना दिया है? 420। उसके बाद दिया है बादाम बर्फियों, बादाम बर्फियों की संख्या बराबर 130। काजू की कितना दिया है? 420, और बादाम की कितना दिया है? 130। अब इसको क्या करना है? एक सिस्टमेटिक ढंग से सजा देना है। क्या करना है? ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से सजाना है कि हर एक क्यारी में जो है बादाम की संख्या समान हो, चाहे वो काजू की बर्फी हो चाहे वो बादाम की बर्फी हो। लेकिन ये जो लाइन जो है, ये न्यूनतम ऐसी लाइन होनी चाहिए कि हर एक लाइन में हर एक लाइन में क्या होता है? बर्फियों की संख्या समान हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके लिए? जब बर्फियों की संख्या समान हो, क्या है? बर्फियों की संख्या समान, बर्फियों की संख्या समान। समान होने के लिए क्या करेंगे? 420 और 130 का हम लोग HCF निकालेंगे। क्या करेंगे इसको? HCF कितना? 420 और 130 का, दोनों का अगर हम लोग HCF निकाल दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? ये न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। ये वो लाइन में रह सकता है, ये वो लाइन में हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब कैसे हम लोग इसको समझेंगे इसको? चलिए, जो बड़ा होता है, माना कि यहां से मान लेंगे, माना कि E बराबर 420 और B को मान लेंगे हम लोग 130। क्यों? क्योंकि A हमेशा बड़ा होता है B से, इसलिए हम लोग इसको, जो बड़ा होता है उसको हम लोग मान लेंगे A, और जो छोटा होगा उसको हम लोग मान लेंगे B। अब इसको HCF कैसे निकालेंगे? अब यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, से, यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम इधर चलते हैं। कैसे? ए की जगह पर क्या ले लेंगे हम लोग? ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R
और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब एक जगह पर इसके एक जगह पर हम लोग रखेंगे 420 और बी के जगह पर रखेंगे 130 और ये हमको पता नहीं है और आर हमको पता नहीं। ये दोनों पता करने के लिए हम लोग चलते हैं इधर। अब 130 से भाग देंगे 420 में, कितना में देंगे 420 में। 130 में कितना से भाग देंगे 420 में, 13 39, 390 आया। 0 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और ये कट गया। यहाँ पे हमको मालूम हो गया कि इसके जगह पर कितना बैठाना है, इसके जगह पर हमको बैठाना है 3, कितना बैठाना है 3 और इसके जगह पर कितना बैठाना है 30। ठीक है, अब इसको ये वाला टर्म को हम लोग इधर ले लेंगे, क्या करेंगे अब 30 में क्या करेंगे 130 से देंगे, 30 में 130 से तो 130 आ जाएगा इधर इक्वल्स टू, अब ये वाला 30 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्म हमको पता नहीं और इसका आर हमको पता नहीं। क्यों? क्योंकि आर नॉट इक्वल्स टू 0 है। जब तक ये आर का वैल्यू 0 नहीं आता है तब तक ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करते चले जाएंगे एल्गोरिथम को। अब देखिए ये 30 है, यहाँ पे क्या है 130 है, तो 3 चौका 12, 4 से आएगा 120 आ जाएगा, यहाँ पे उतरेगा 10, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इसको हम इधर लाएंगे 30 इक्वल्स टू, और ये वाला 10 है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला फॉर्म हमको पता नहीं है और यहाँ की जगह पर हमको पता नहीं है। अब हम फिर यहाँ पे चलेंगे, अब इसको उठाएंगे 30 को, 10 तिया 30, ये का कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4, कितना यहाँ पे कितना हम लोग आएंगे 10 तिया, यहाँ पे आएंगे 3 और यहाँ पे आएंगे 0, यहाँ पे आएंगे हम लोग कितना 3 और यहाँ पे आएंगे 0, यहाँ पे r नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे r इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये b का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा b का वैल्यू, तो b इक्वल्स टू कितना आएगा 10, b का वैल्यू कितना आएगा 10। यानी कि प्रत्येक लाइन में प्रत्येक लाइन में, या क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगा। ठीक है, अब कैसे हम लोग इसको समझ में आ रहा है, अगर हम लोग एक चीज और इसमें नोटिस कीजिए हम तो आपको तो यहाँ तक समझा दिए कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना होगा 10 होगा। अब हम आपसे एक चीज और यहाँ से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, समझे, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये इतना तो सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, अब यहाँ तक हम लोग रुकेंगे ही नहीं और हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है जो यहाँ तक सॉल्व हो गया है, इसमें और दिमाग हम लगा सकते हैं कि अब बताइए कि हमको एगो बर्फी है, ये 10 गो बर्फी एगो लाइन में होगा, सही है तो ऐसे को लाइन काजू के बर्फियों का होगा और को लाइन बादाम के बर्फी का होगा, कि हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए हम लोग यहाँ से अब देखते हैं कि को लाइन काजू का बर्फी का होगा और को लाइन बादाम का बर्फी का होगा। अब इसको कैसे समझेंगे हमको को लाइन होगा, तो इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि इसमें तो और जगह तो नहीं बचा है। 10 गो निकला था हम लोगों का आंसर। अगर हम आप लोगों से ये पूछे, आप लोगों को ये पूछे कि ये जो लाइनों में हटाया गया जो है, ये एगो में मान लेते हैं कि 10 गो रहेगा, एगो लाइन में कितना रहेगा 10 गो रहेगा, तो को लाइन आपका को ढेरी 420 को ढेरी जो है आपका काजू का बर्फी का होगा और को ढेरी जो है बादाम की बर्फी का होगा।
ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको समझिएगा, जानिएगा। अगर हम इसको को ढेरी की संख्या का जानना चाहे तो प्रत्येक ढेरी में तो 10 को होगा, सही है। ऐसे एक ये ढेरी हो गया, इसमें 10 को होगा, कितना होगा, 10 को होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ढेरी में। ऐसे को ढेरी अब बने, ऐसे को ढेरी बनेगा। अब को ढेरी काजू का रहेगा, अब को ढेरी बादाम के बर्फी का रहेगा। आप लोग बताइए हमको। अब सिंपल वे में क्या करना है कि ये 420 में हमको 420 में 10 से डिवाइड कर दें, कितना आया, 42। यानी कि हम एक लाइन में अगर सजाते हैं, एक लाइन में ऐसे एक क्यारी में सजाते हैं, तो ऐसे ये 42 गो लाइन होगा। कैसे 42 गो लाइन होगा, किसका, खाली काजू के बर्फी का, केवल काजू के बर्फी का कितना लाइन होगा, 42 गो होगा। और 130 में, अब 130 में हम कितना से डिवाइड कर दे, 10 से, तो कितना आएगा, ये 13 गो जो लाइन होगा वो बादाम के बर्फी का होगा। 13 गो ढेरी, 42 को जो ढेरी होगा, 42 को जो ढेरी होगा वो ढेरी होगा आपका काजू की बर्फी का, काजू की बर्फी का। और 13 का जो लाइन होगा वो बादाम के बर्फी का होगा, बादाम के बर्फी का होगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। टोटल लाइन अब पूछेगा आपसे, अगर कोई हम आपसे पूछे कि बताइए कि टोटल लाइन को हो जाएगा, अब बताइए। क्वेश्चन में आपको एक ही चीज पूछा था, वही आपको आंसर देना है। एक्स्ट्रा में चीज हम आपको ये बता रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछ दिया आपसे कि ये तो न्यूनतम में 10 गो आएगा, लेकिन अब क्यारी की संख्या, लाइन की संख्या को होगा, तो क्या बताइएगा, 42 को और 13 को ऐड कर दीजिए, 42 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 1 5, 55 गो लाइन हो जाएगा। टोटल लाइन की संख्या, टोटल डेरे की संख्या कितना हो जाएगा, क्यारी की संख्या हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम आप लोगों से ये पूछे, अगर हम आप लोगों से ये पूछे क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम कहीं सजाने गए, किसी का बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी पार्टी हो, नहीं, अगर बैलून हम लोग लिए हैं, बैलून क्या लिए हैं, बैलून लिए हैं, तो एक बैलून है 18, मान लेते हैं कि लाल बैलून, मान लेते हैं कि लाल बैलून, लाल बैलून कितना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 18 को लाल बैलून है। और काला बैलून, लाल और पीला ले लेते हैं, पीला बैलून, पीला बैलून कितना है, मान लेते हैं 6 गो, पीला बैलून कितना है, 6 गो है। अब हम लोग ये सोचे कि एक लाइन में ऐसा हम लोग सजा दे, ऐसा सजा दे कि हर एक लाइन में बैलून की संख्या समान हो, हर एक लाइन में बैलून की संख्या क्या हो, समान, हर एक लाइन में बैलून की संख्या समान। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग बैलून की संख्या को HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे, 18 और 6 का HCF निकाल देंगे। तो HCF इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 6 का ऐसे 6 तिरका 18, यानी कि पहले ही 0 आ गया, यानी कि HCF इसका निकल जाएगा 6, क्या हो जाएगा इसका 6, इसका HCF कितना निकला 6, यानी कि एक लाइन में 6 गो बैलून हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में कितना बैलून हम लोग रखेंगे, 6 गो बैलून रखेंगे। तो 6 गो जब हम लोग बैलून रख देंगे एक लाइन में, तो अब हम आपसे पूछे कि लाल बैलून की कौ लाइन होगा और पीला बैलून का कौ लाइन होगा, नहीं, तो लाल के लिए, लाल बैलून के लिए 18 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 3, और पीला बैलून के लिए, पीला बैलून के लिए 6 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, यानी कि 3 गो लाइन होगा आपका
लाल बैलून का और ये वो लाइन होगा आपका पीला बैलून का, टोटल 4 लाइन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टोटल लाइन की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा टोटल लाइन की संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ से एक भी क्वेश्चन और भी हम आपसे पूछे कि लाल, जैसे हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में खेलने गए, क्रिकेट ग्राउंड में अगर 10 गो हम अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर 216 मान लेते हैं, 216 मान लेते हैं कि लाल बॉल है, लाल बॉल है 216 नहीं, और पीला बॉल है, और पीला बॉल है कितना, इसको मान लेते हैं हम लोग 256, ये को मान लेते हैं 200, लाल को मान लेते हैं 216 और इसको मान लेते हैं 256। अब हम आपसे पूछे कि हमको क्या करना है कि किसी को एक लाइन लगाना है, एक क्यारी में इसको सजाना है, क्या करना है एक क्यारी में सजाना है, जो न्यूनतम क्यारी कितनी संख्या, गेंद का कितना संख्या हो सकता है, एक क्यारी में न्यूनतम से न्यूनतम, न किसी में ज्यादा होगा और न किसी में कम होना चाहिए, न किसी में ज्यादा होना चाहिए, तो कम से कम कितना नंबर हो सकता है, सभी में बराबर नंबर होना चाहिए, किसमें होने से सभी में बराबर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा, HCF निकाल लीजिएगा, सिंपल सी बात है, HCF निकल जाएगा आप लोग का क्वेश्चन, HCF निकालिएगा आप लोग का आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, कितना 1.1 डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे और एक्सरसाइज कल खत्म करेंगे, करने के बाद तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।